नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा। योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स चर्चा में। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने HAPS का एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया। HAPS को माना जा रहा है एक बड़ी प्रौद्योगिकी सफलता। और 200 से अधिक किसान यूनियनों ने दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी की। आरोप है कि सरकार ने नहीं निभाए पुराने वादे। MSP की कानूनी गारंटी चाहते हैं किसान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर इस बुलेटिन को आप PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके योजना के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए सरकार द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिस पर 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना के तहत सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप और सौर प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे pmsuryaghar.gov.in पर आवेदन करके PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूफटॉप सोलर और मुफ्त बिजली योजना को लाने का ऐलान करते हुए कहा था कि इस योजना के जरिए 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही इससे 1 करोड़ परिवारों को योजना से सालाना 15 से 18,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही ये 1 करोड़ परिवार सरप्लस पावर बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकेंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग की सुविधा बढ़ेगी। सप्लाई और इंस्टॉलेशन के जरिए बड़ी संख्या में वेंडर्स के लिए उद्यमी बनने के अवसर पैदा होंगे और मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और रखरखाव के लिए टेक्निकल स्किल्स वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। HAPS या हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स आजकल चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने नई पीढ़ी के मानव रहित विमान वाहन यानी UAV का एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया था। इस प्रोटोटाइप ने हवा में 8.5 घंटे बिताए थे। इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसे एक बड़ी प्रौद्योगिकी सफलता या इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में देखा जा रहा है। आप यकीन मानिए, यह कोई साधारण UAV नहीं है। यह जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में उड़ सकता है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और महीनों तक हवा में रह सकता है। ऐसे UAV को एक खास कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन्हें HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स या HALE यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल कहा जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि ऐसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट व्हीकल्स की जरूरत क्या है। आप इसको ऐसे समझिए कि जिस टाइप के कामों के लिए इस HAPS को बनाया गया है वो अभी वर्तमान में सामान्य UAV और उपग्रहों द्वारा किए जाते हैं। जाहिर है सामान्य UAV और उपग्रहों की अपनी कुछ सीमाएं हैं, नहीं तो HAPS को डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या है सामान्य UAV और उपग्रहों की सीमाएं, आइए उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सामान्य UAV या ड्रोन ज्यादातर बैटरी से चलते हैं और कुछ घंटों से अधिक हवा में नहीं रह सकते। इनकी विशेषताओं में लगातार निगरानी जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके अलावा ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं।
इसके कारण उनकी दृष्टि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। वहीं उपग्रह बहुत बड़े क्षेत्रों का निरीक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन निचली पृथ्वी कक्षाओं में स्थित उपग्रह लगातार टारगेट एरियाज पर नजर नहीं रख सकते। निचली पृथ्वी कक्षाओं के उपग्रह बहुत तेजी से पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं और इसलिए एक जगह पर नजर नहीं टिका सकते। वहीं जमीन से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक उपग्रह एक क्षेत्र पर लगातार नजर रख सकते हैं, लेकिन ये काफी महंगे पड़ते हैं और एक बार तैनात होने के बाद उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बस यही वो स्वीट स्पॉट है जिसके लिए HAPS को बनाया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो इसके नाम में ही इसका कुछ काम छुपा हुआ है। यह एक सूडो सैटेलाइट व्हीकल है, यानी छद्म सैटेलाइट है। ये सामान्य UAV और सैटेलाइट्स के बीच की कड़ी है। ये HAPS जमीन से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए एक क्षेत्र में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सामान्य UAV की तुलना में धीमी गति से चलते हैं, यानी लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर इस तरह की धीमी गति का मतलब है कि जमीन पर मौजूद वस्तुएं इनके लिए काफी हद तक स्थिर प्रतीत होती हैं। इस क्षमता के चलते HAPS से 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए HAPS से 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में भी सब कुछ देख सकते हैं, और यदि आप केवल 1 वर्ग किलोमीटर पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको 15 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन मिल सकता है। दूसरी तरफ से ये भूस्थैतिक उपग्रहों की तरह काम करते हैं, लेकिन अतिरिक्त लचीलेपन के साथ। इनको आसानी से किसी अन्य स्थान पर फिर से तैनात किया जा सकता है या एक अलग पेलोड के साथ फिर से काम पर लगाया जा सकता है, जो कि भूस्थैतिक उपग्रह के लिए संभव नहीं है। देखिए, HAPS व्हीकल्स का मुख्य काम निगरानी के क्षेत्र में है, लेकिन आपदा प्रबंधन जैसी अन्य स्थितियां भी हैं जिसमें यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। दिल्ली का तापमान अब बढ़ने वाला है, क्योंकि यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से तकरीबन 200 से अधिक किसान यूनियनों ने दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी कर ली है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने 2 साल पहले किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है और MSP पर कोई भी कानून नहीं बनाया है। किसान यूनियनों की मांग है कि सरकार MSP पर कानून बनाए, यानी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी दे। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 1 महीने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। देखिए, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर MSP क्या है, ये कैसे तय होता है, किसानों का MSP से रिलेटेड दर क्या है और किसानों की मांग क्या है। चलिए एक एक करके इन सब बातों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं MSP क्या होता है। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह किसानों की फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। सीधा सा मतलब है कि MSP फसलों की वो न्यूनतम कीमत है जिस पर किसान अपनी फसल बेचे तो उसको नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब किसान अपनी फसल उगाता है और उसे बेचता है तो सबसे पहले सरकार किसानों से MSP के आधार पर फसल खरीदती है। फिर सरकार इस अनाज को राशन सिस्टम या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा यह भी उम्मीद की जाती है कि किसान अगर अपनी फसल सीधे बाजार में बेचे तो किसानों को फसल का दाम MSP से कम नहीं मिले, ताकि किसान मंडी में बिचौलियों के शोषण से बच सकें। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी भी कारण से गिर जाती है, तब भी भारत सरकार फसल को MSP पर ही खरीदती है। ऐसे में किसानों को नुकसान नहीं होता है। अब ये समझिए कि MSP तय कैसे की जाती है। MSP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस सिस्टम यानी CACP की सिफारिश पर तय की जाती है। CACP फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के साथ सुझाव भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सभी फसलों पर MSP तय होता है? इसका जवाब है नहीं। हर फसल पर MSP नहीं दिया जाता है। MSP के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर साल फसलों की बुआई से पहले ही MSP तय हो जाता है। बहुत से किसान MSP देखकर ही फसलों की बुआई का फैसला करते हैं।
एक और बात है कि 2018-19 के आम बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि सभी लिस्टेड फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तय किया जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब एमएसपी हर बार तय किया जाता है तो किसानों को डर किस बात का है। इससे पहले ये फैक्ट देखिए, 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिला है। एमएसपी तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है। कई बार किसानों को मजबूरी में एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं है। अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी मिल जाए तो किसान अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। फिलहाल 23 फसलों में से एक गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है। किसानों को यह भी डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक पॉलिसी है। अब किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें फसलों की कीमत की गारंटी मिल सके। किसान ये भी चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल को अपराध घोषित किया जा सके। इसके साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। हाल ही में पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए यूरोप को एक अधिक क्षमता, सिक्योरिटी और डिफेंस पावर बनाने की कसम खाई है। तीनों देश एक खास चिंता के कारण साथ में आ रहे हैं। यह चिंता है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में लौट सकते हैं और रूस को यूरोप पर अपनी आक्रामकता फैलाने की अनुमति दे सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने पिछले दिनों एक विवादास्पद बयान दिया था। इस बयान ने यूरोप में कई लोगों को चौंका दिया था। बयान में ट्रंप ने रूस को किसी भी नाटो सदस्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जो अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा था। ट्रंप की टिप्पणियों ने चिंता पैदा कर दी है कि अगर वह दोबारा चुने गए तो वह रूस को यूक्रेन के अलावा अन्य देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपको बता दें कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने अन्य मुद्दों के अलावा यूक्रेन के बारे में बात करने के लिए पेरिस के उपनगर लॉ सेले सेंट क्लाउड में मुलाकात की। इन्होंने तथाकथित वाइमर ट्रायंगल को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं वाइमर ट्रायंगल की। वाइमर ट्रायंगल फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है। इसकी स्थापना 1991 में जर्मन शहर वाइमर में की गई थी। इसका उद्देश्य पोलैंड को कम्युनिस्ट शासन से बाहर निकालने में सहायता करना था। 1992 में फ्रांस में वाइमर ट्रायंगल की बैठक में पोलैंड ने जर्मनी और फ्रांस से समझौता किया कि उसे नाटो की यूरोपीय शाखा पश्चिमी यूरोपीय संघ में विशेष संघ का दर्जा मिलना चाहिए। समूह का उद्देश्य सीमा पार और यूरोपीय मुद्दों पर तीन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। इस समूह में सदस्य देशों के बीच सहयोग में अंतर संसदीय संपर्क, सैन्य, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग शामिल हैं। इस समूह का सबसे हालिया शिखर सम्मेलन 12 जून 2023 को पेरिस में हुआ था। चलिए अब वक्त हो चला है आज की रैपिड न्यूज पर नजर डालने का। आज विश्व रेडियो दिवस है। रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। हर साल इस दिन दुनिया भर के प्रचारकों, संगठनों और समुदायों द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष की थीम है रेडियो सूचना देने वाली, मनोरंजन करने वाली और शिक्षा देने वाली एक सदी। शहरी परिवहन में क्रांति लाने के लिए दुबई ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से दुबई में इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक हवाई टैक्सी सर्विस और वर्दी पोर्ट नेटवर्क की तैनाती सुनिश्चित होगी। इस एयर टैक्सी का नाम है जोबी एविएशन S4। यह एक इनोवेटिव विमान है जो कि 6 प्रोपेलर और 4 बैटरी से उड़ता है। इसकी अधिकतम रेंज 161 किलोमीटर है और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो कि इसे शहरी हवाई टैक्सी के लिए एक आदर्श चॉइस बनाता है। इसके साथ ही यह दूसरे हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण भी कम करता है। एयर टैक्सी नेटवर्क 2026 में अपना परिचालन शुरू कर देगा। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में हमदर्द विश्वविद्यालय में विश्व यूनानी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यूएई और कतर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। यह 2014 के बाद से संयुक्त अरब अमीरात की उनकी 7वीं यात्रा और कतर की दूसरी यात्रा होगी। आपको बता दें कि पिछले 9 वर्षों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का सहयोग कई गुना बढ़ गया है। इस यात्रा में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारियों को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा भी होगी। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वाइमर ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क। अगला प्रश्न है, एमएसपी से संबंधित शांता कुमार कमेटी किस वर्ष बनाई गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2013? आइए अब एक नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1876, 1877 या फिर 1874? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, F4S प्रोग्राम का संबंध किससे है? स्कूलों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने से, स्कूलों में पोषण से संबंधित खाद्य सुरक्षा से, नवाचार और विकास से या फिर इनमें में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।